हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेल में वीबीए के अंदर इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल, वो भी सिंगल कंडीशन या क्राइटेरिया और मल्टीपल कंडीशन या क्राइटेरिया के साथ। ये वीबीए का तीसरा वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लास्ट तक देखेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, देखिए हमारे साइबरटेक कैंपस नवादा के यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी करीब 225 वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड कर रखा है, और आप चाहें तो यहाँ से प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि एक्सेल के ऊपर वीडियोस हैं, कॉटलिन के ऊपर, डीबीएमएस के ऊपर, टैली के ऊपर, ये साफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और सारे वीडियोस को आप लोग बहुत ध्यान से देखें। और जो लोग हमारे चैनल में अभी नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंचे और आप लोग जो है वो पहले वीडियो को देख के वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर। देखिए मैंने पहले ही एक्सेल में ये डाटा डिज़ाइन करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने कुछ रोल्स लिए हैं 1 to 7, उनका मार्क्स ले लिया है और मुझे ग्रेड निकालना है। तो इससे पहले कि इस टॉपिक पे आते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि जो आपका इफ़ स्टेटमेंट है वो 3 टाइप का इफ़ स्टेटमेंट है, 3 वेरिएशन है इफ़ स्टेटमेंट का। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे स्क्रीन, तो देखिए यहाँ पे पहला जो टाइप है इफ स्टेटमेंट का, उसमें इफ के बाद हम लोग कंडीशन देते हैं, देन जो भी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमको एग्जीक्यूट कराना है वो हम लोग इस ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका दिया गया कंडीशन ट्रू। लेकिन इस स्ट्रक्चर में एक कमी है, वो ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो आपने इसके एल्स पार्ट में कुछ भी नहीं लिखा, एक्चुअली एल्स पार्ट है भी नहीं, तो कंडीशन के गलत होने पे कुछ भी नहीं होता है। तो खैर ये टाइप 1 है। आइए बढ़ते हैं टाइप 2 के तरफ। तो टाइप 2 में आप जो कंडीशन दे रहे हैं इफ में, उसके सही होने पे जो भी आपको ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराना है वो आप इफ के अंदर लिखते हैं। अदरवाइज मतलब अगर कंडीशन गलत होता है तो आप जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसको आप एल्स ब्लॉक में लिखते हैं। लेकिन इन दोनों ही टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो एक आपका सिंगल कंडीशन होता है, आप उसी के सही या गलत होने पे जो भी काम होना है वो आप करवाते हैं। लेकिन देखिए ये तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है इफ एल्स लैडर। इसमें आप एक से अधिक कंडीशन देते हैं। जैसे इफ में हमने पहला कंडीशन दिया कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो इस ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो अगर ये सेकेंड वाला कंडीशन हो तो फिर इस ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करो। और इस तरह से हम लोग बहुत सारे कंडीशन को लिख सकते हैं। और फाइनली नहीं तो अगर कोई भी दिया गया कंडीशन सही नहीं है, देन लास्ट में एल्स ब्लॉक होता है, ये कंडीशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे इसको वीबीए में हम लोग लिखेंगे। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ मैक्रोज है, यहाँ से व्यू मैक्रोज। और मैंने जो है अभी तक कोई मैक्रो नहीं बनाया है अगर, तो यहाँ पे जब मैं व्यू मैक्रोज में जाऊंगा तो यहाँ पे सपोज मैं इफ स्टेटमेंट नाम का एक मैक्रो बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम देके क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये स्क्रीन पर आपके ये वीबीए एडिटर खुल गया, जहाँ पे अब आप कोड लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे एक एक सेल से आप वैल्यू उठाते हैं। तो इसको डिकोड करते हुए चलते हैं हम लोग। मैंने एक वेरिएबल लिया डिम एम एज इंटीजर, जिसमें मैं मार्क्स को रखूंगा। यहाँ एम क्या है, एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है। और मुझे बी के 2 से लेके बी के 8 तक वैल्यू उठाना है, तो मैं एक आर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप। और लूप चलाने के लिए मैं यूज करता हूँ कि रो नंबर 2 से 2 मतलब यहाँ से ये रो से कहाँ तक चलना है भाई, तो 8 तक चलना है। तो 8 तक चलो, ये 4 का नेक्स्ट बंद होता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी सेल रेफरेंस में आप लोगों को बताया था, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
B2 मुझे सेलेक्ट करना है, तो B यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं B और प्लस ट्रिम ऑफ str ऑफ R। तो इसका मतलब है कि R का जो भी वैल्यू होगा 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक जाएगा, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहां से M में जो मेरा एक्टिव सेल है, जो सिलेक्टेड सेल है, एक्टिव सेल डॉट फार्मूला R1C1 का इस्तेमाल करके मैं M का वैल्यू, M में उस सेल का वैल्यू उठा लेता हूं और MSG बॉक्स में मैं M को प्रिंट कर देता हूं। अब आप देखेंगे जब आप F5 या रन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो है ये देखिए सबसे पहले B2 का वैल्यू उठा जो 34 आ रहा है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे लूप आगे बढ़ेगा, R का वैल्यू 2 से 3 होगा तो B3 का वैल्यू आ गया जो 112 है। एंड सिमिलरली B4, B5, B6, B7 एंड B8 का वैल्यू आपके सामने आ गया। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, तो जिन लोगों को इस पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस टॉपिक पे, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक्सेल का, उस लिंक में जंप करेंगे तो वहाँ पे उनको वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी, या चैनल को खोल के वहाँ पे आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। अब देखिए चलते हैं, अब मुझे ग्रेड कैलकुलेट करना है कि अगर ग्रेड का कंडीशन सपोज ये है कि अगर मार्क्स 0 से कम है या 100 से अधिक है तो आप ग्रेड में इनवैलिड डालिए, अदरवाइज वैलिड। तो मैं यहां पे चेंज करता हूं, मैं यहां लिखता हूं कि अगर मार्क्स का जो वैल्यू जो मैंने M में उठाया है वो अगर लेस देन 0 है या मार्क्स का वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, देन क्या करो, देन आपको C2, C3, C4 ये सब सेलेक्ट करना है। तो मैं यहां से B को सिर्फ C कर देता हूं तो ये C सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्टिव सेल फार्मूला R1C1 में कि अगर ऐसा है तो वो इनवैलिड है, मैंने ऐसा लिख दिया और एंड इफ से ये मैंने बंद कर दिया। बहुत ही सिंपल, ये मैं यहां से टैब स्पेस दे देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो जब अब आप इसको रन करेंगे तो आप देखिए पाएंगे कि ये देखिए जहां जहां 0 से कम है वहां वहां इनवैलिड आ गया, जैसे -10 यहां पे है इनवैलिड आ गया, और जहां जहां 100 से ज्यादा वहां इनवैलिड आया। लेकिन जहां भी 0 से कम और 100 से अधिक नहीं है, जैसे B2 सेल का वैल्यू 34 है, B4 का 79 है, B5 का 45 है, B6 का 52 है और B8 का 75 है, जो कि ना तो 0 से कम है और ना ही 100 से अधिक है। उसके लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आया। चूंकि जैसा कि मैंने यहाँ इफ के पहले स्ट्रक्चर को बताया था, इसमें आप सिर्फ इफ में कंडीशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन जब सही है तो उसी के लिए आप जो भी आपको जॉब परफॉर्म करना है आप वैसा कोड लिखते हैं। लेकिन इसमें तो एल्स है नहीं, और मुझे यहाँ पे एल्स के लिए भी कोड चाहिए कि अगर ऐसा नहीं है भाई तो जहां जहां ब्लैंक सेल आ रहा है वहां वहां एटलीस्ट वैलिड तो आ जाए। तो मुझे क्या करना होगा, यहां पे मैं एक चीज जोड़ता हूं, नहीं तो क्या करो, तो सेम सेल को सेलेक्ट करो और वहां पे लिख दो वैलिड। आप थोड़ा सा मॉडिफाई आपने किया इफ को, तो आप देख पा रहे होंगे। अब ये देखिए मैंने मॉडिफिकेशन कर लिया, तो इससे क्या होगा कि अब जब मैं रन करूंगा तो ये पिछले इफ के तरह सिर्फ 0 से कम या 100 से अधिक वाले में इनवैलिड नहीं देगा, बल्कि जो 0 से कम और 100 से अधिक वैल्यू नहीं रखे हुए हैं वैसे सेल्स के ग्रेड को वैलिड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये वैलिड हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सिंटैक्स हो गया, बहुत ही आसान सा सिंटैक्स है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इफ के थर्ड स्ट्रक्चर के तरफ। मैं अगर यहां पे ऐसा लिख दूं कि नहीं तो अगर मार्क्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, और मैं अगर साथ में ऐसा भी लिख दूं कि एंड मार्क्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, देन क्या करो भाई, तो उस केस में एल्स इफ के बीच यहां ध्यान देंगे स्पेस नहीं होगा, तो देन ऐसा करो कि वहां लिख दो डिस्टिंक्शन। अब इस चीज को, ये जो कंडीशन है इसको मैं ये एल्स इफ पार्ट को मैं अलग अलग कंडीशन के लिए लिखना जा रहा हूं।
तो यहाँ पे मैंने कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नहीं तो अगर मार्क्स का वैल्यू 60 या उससे अधिक है लेकिन मार्क्स का वैल्यू लेस देन 75 है, तो उस केस में यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट, सेल में फर्स्ट ले आओ। नहीं तो अगर मार्क्स का वैल्यू 45 या उससे ज्यादा है बट 60 से कम है, तो उस केस में ग्रेड जो होना चाहिए वो सेकेंड होना चाहिए। नहीं तो अगर मार्क्स का वैल्यू 30 या उससे ज्यादा है लेकिन साथ ही साथ 45 से कम है, तो उस केस में जो ग्रेड होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए। और नहीं तो मतलब कि एल्स, तो ये इफ से लेके आगे तक का जो भी पार्ट है वो मैं हटा दूंगा यहां से, नहीं तो फेल होना चाहिए। तो आपने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके यहां पे आपने ऐसा लिख दिया। और अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखेंगे, देखिए अभी आउटपुट में सिर्फ वैलिड और इनवैलिड है, लेकिन अभी जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन किसी सेल में थर्ड है, किसी में इनवैलिड भी है, किसी में डिस्टिंक्शन है, किसी में सेकंड है एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको 62 कर दूं तो आप देखेंगे जब अभी ये चूंकि फार्मूला आपका ये VBA रन कर चुका है, तो जब आप दोबारा से रन कराएंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए फर्स्ट हो गया। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट का ऐसा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिया। अब चलिए, ये तो हमने सेल के ऊपर आपको बता दिया। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं, बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि मैं एक वीडियो में आप लोगों को इफ का सारा जो सिंटैक्स है मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी मैंने जो इफ का तीनों सिंटैक्स समझाया वो सेल के को लेके मैंने समझाया कि कैसे आप सेल को एक्सेस करके वहां से आपने मार्क्स उठाया, कैसे आपने फिर ग्रेड को वहां पे पब्लिश कर दिया। लेकिन अभी मैं VBA ही के अंदर सारा चीज देखिए कर रहा हूं। अभी मैं यहां पे लिखता हूं, सपोज मुझे ऐसा कुछ करना है, डिम a, b एज इंटीजर। मैंने दो अलग अलग वेरिएबल लिया a और b। अब मैं ये चाहता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट बॉक्स इंटर फर्स्ट इंटीजर। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखूं तो ये एक इनपुट बॉक्स लेके चला आएगा, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए में इसको असाइन कर लो कन्वर्ट टू इंटीजर, चूंकि इनपुट बॉक्स से आप जो भी इनपुट लेंगे वो टेक्स्ट टाइप होगा, तो मैंने इनपुट बॉक्स से एक पहला इंटीजर का मैसेज देके एक इनपुट ले लिया जिसको मैंने असाइन किया BA में। उसी ढंग से फिर मैं लिखता हूं CINT का इस्तेमाल करके इनपुट बॉक्स। यहां पे CINT का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि इनपुट बॉक्स से आप जो भी इनपुट लेते हैं वो टेक्स्ट टाइप होता है, स्ट्रिंग टाइप होता है, तो CINT फंक्शन जो है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यूज कर लिया। अब मैं यहां लिखता हूं इंटर सेकेंड इंटीजर। तो ये दोनों दो अलग अलग वैल्यू, एक A में आ गया और दूसरा B में आ गया। आप देख सकते हैं MSG बॉक्स में मैं लिख देता हूं द फर्स्ट इंटीजर इज प्लस str ऑफ A, चूंकि A इंटीजर है, और एक लाइन मैं यहां पे छोड़ दे रहा हूं। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं फिर यहां पे लिख दे रहा हूं द सेकेंड इंटीजर इज, और यहां पे प्लस करके str ऑफ B। तो जब आप इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि देखिए ये इनपुट बॉक्स के वजह से एक आपके सामने छोटा सा इनपुट बॉक्स आया जहां ये मैसेज जो दिया गया था इंटर फर्स्ट इंटीजर वो आ गया है। यहां पे मैं डालता हूं सपोज 60। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये 60 इंटीजर में कन्वर्ट होके A नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, चूंकि मैंने A नाम के वेरिएबल में ही स्टोर किया है। उसके बाद देखिए ये सेकेंड इंटीजर आया, मैंने 30 डाल दिया तो 23 डाल दिया, ये B में चला गया। और ये देखिए MSG बॉक्स की वजह से द फर्स्ट इंटीजर इज 60, उसके बाद VBCRLF की वजह से लाइन चेंज हो गया और तब मैसेज आया द सेकेंड इंटीजर इज 23। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें मैंने इफ का कहीं यूज नहीं किया। अब मैं यहां पे सपोज मुझे बिगेस्ट नंबर निकालना है तो मैं एक बिग नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। मुझे ये ऐसा कुछ करना नहीं है, तो
या मुझे चेक करना है कि दो वैल्यू जो मैंने लिया है हो सकता है वो इक्वल हो सकता है अनइक्वल हो। मैं अलग अलग आपको देखिए यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने लिख दिया कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन MSG बॉक्स इंटीजर्स आर इक्वल। सिंपल है। और एंड इफ से मैंने इसको बंद कर दिया। तो आप यहां पे आपने एल्स नहीं लिखा, क्योंकि मैं इफ का पहला जो स्ट्रक्चर है, जो पहला सिंटैक्स है, वो मैं यूज कर रहा हूं। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो अगर आपने दोनों में इक्वल वैल्यू डाला, जैसे मैंने ए और बी दोनों में 12 डाल दिया, तो मैसेज आ रहा है इंटीजर्स आर इक्वल। लेकिन अगर मैं अनइक्वल डालूं, पहले में मैंने डाल दिया 15, दूसरे में डाल दिया 80, तो कुछ भी मैसेज नहीं आया। इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ इक्वलिटी को चेक किया और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। आप अगर चाहते हैं कि अगर इक्वल ना हो तो क्या हो, तो एल्स MSG बॉक्स इंटीजर्स आर नॉट इक्वल, ऐसा आप दे देते हैं मैसेज। तो अब आप देखेंगे कि अगर आपने इक्वल वैल्यू डाला, दोनों में आपने 60-60 डाला, तो देखिए इंटीजर्स आर इक्वल का मैसेज आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको रन करवाते हैं और दोनों में इक्वल वैल्यू नहीं डालते हैं, पहले मैंने 30 डाला, दूसरे में सपोज 50 डाल दिया, तो मैसेज में इंटीजर्स आर इक्वल ना आके इंटीजर्स आर नॉट इक्वल आ रहा है, जबकि पिछले वाले में कोई मैसेज नहीं आ रहा था। तो आपने यहाँ पे इफ का सेकेंड सिंटैक्स यूज किया। अब अगर इसी में आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए कहा जाए कि ठीक है, अगर इंटीजर्स इक्वल नहीं है तो जो बिगेस्ट है उसको प्रिंट करो, तो हम चेक कर लेंगे कि नहीं तो अगर ए का वैल्यू ज्यादा है बी से, देन बिगेस्ट इंटीजर कौन हो गया आपका। तो मैं यहां पे लिख देता हूं द बिगेस्ट इंटीजर इज, और यहां पे मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे मैं प्लस str, ए ही बड़ा है, निश्चित रूप से ए बड़ा है, तो मैंने ए लिख दिया। नहीं तो अगर नहीं तो इसका मतलब है कि जब ए और बी आपस में बराबर नहीं है और ए बड़ा नहीं है बी से, तो निश्चित रूप से बिगेस्ट इंटीजर कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो ये मैंने छोटा सा इफ स्टेटमेंट का यूज करके दो इंटीजर का इनपुट लेके मैंने उससे बिगेस्ट निकालने का एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने डाला 60 और 90, तो देखिए यहाँ पे 90 बड़ा है, सेकंड वाला इंटीजर बड़ा था वो आ गया। लेकिन अगर मैं पहले वाले इंटीजर में बड़ा डाल दूं, सपोज मैंने पहले में डाल दिया 80 और दूसरे में मैंने डाल दिया 7, तो पहला वाला इंटीजर बड़ा है वही आ गया। तो ये बिगेस्ट इंटीजर निकल गया। आप इसमें छोटा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह अगर आप लेस देन लगा दें, तो आपके सामने दो इंटीजर अगर इक्वल होगा तब तो इक्वल आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहला इंटीजर सपोज 12 आपने डाला, दूसरा 6 डाला, तो छोटा कौन है, सेकेंड वाला इंटीजर, वो आ गया, लोएस्ट का प्रोग्राम बन गया। देखिए छोटा सा चेंज और आपका काम हो गया। अगर मैं पहले वाले को ज़्यादा कम डाल दूं तो पहला वाला आपका लोएस्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ मैंने मैसेज में कोई चेंज नहीं किया, वो बिगेस्ट ही है। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो हल्का सा मैसेज को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे लोएस्ट कर दीजिए अगर आप, तो ये आपका लोएस्ट का, लॉजिकली तो पहले भी लोएस्ट का बन गया था, लेकिन मैसेज मैंने नहीं दिया था, तो अब ये मैसेज के साथ हो गया। तो अब आप देखेंगे कि आपने अगर सपोज 23 डाला और 90 डाल दिया, तो इन दोनों में लोएस्ट कौन है भाई, तो 23 है। तो मैसेज बॉक्स में आपका लोएस्ट इंटीजर आ गया। तो इस तरह से आप चाहें तो 3 इंटीजर का भी निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपने एक सी अलग से ले लिया और यहाँ पे आपने लिखा सी में CINT से कन्वर्ट कर लो, और यहाँ पे इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल करके आपने जो है एक, जैसे कि 2 इंटीजर का आपने इनपुट लिया था, यहाँ पे आपने लिख दिया इंटर थर्ड इंटीजर। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये तीसरा इंटीजर आपने अब ले लिया, तो ये सी में चला आया। अब आपको चेक करना होगा, अगर ए बराबर है बी के एंड ए बराबर है सी के। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि ए क्यों बराबर होगा, ए क्यों ही लिखना है क्या, मैं बी को भी लिख सकता हूं। जब ए और बी आपस में बराबर है तो अब ए बराबर हो सी के या बी बराबर हो सी के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटीजर्स आर इक्वल। नहीं तो अगर ए ज्यादा है बी से और सिमिलरली साथ ही साथ ए ज्यादा है सी से, इसका मतलब कौन ज्यादा हो गया, तो आपका बिगेस्ट नंबर हो गया यहां पे ए।
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज को चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिगेस्ट इंटीजर इज ए। नहीं तो अगर b ज़्यादा है a से एंड b ज़्यादा है c से, तो आपका जो है बिगेस्ट इंटीजर कौन हो गया? b हो गया। यहाँ पे मैं मैसेज को चेंज कर देता हूँ, बिगेस्ट इंटीजर इज b। और नहीं तो, बहुत सिंपल है, तो नहीं तो बिगेस्ट इंटीजर आपका कौन हो जाएगा? c हो जाएगा। चूंकि a भी ज़्यादा नहीं है दोनों से और b भी ज़्यादा नहीं है, तो आपका बिगेस्ट इंटीजर हो जाएगा यहाँ पे c। आप देखिए यहाँ पे अगर आपने तीनों में 12, 12 एंड 12 डाला, तीनों इंटीजर इक्वल है, कोई बिगेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने सपोज a को मुझे बड़ा करना है, मैंने यहाँ 12 डाला, b में 7 और c में 9 डाल दिया, तो बिगेस्ट इंटीजर आपका 12 है, मतलब पहला वाला इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे पहले वाले इंटीजर में 6 डालूँ, दूसरे वाले में 30 और तीसरे वाले में 9, तो बिगेस्ट इंटीजर मेरा b का वैल्यू हो गया जो कि 30 है। उसी तरह से अगर मैं तीसरे वाले में बिगेस्ट नंबर डालकर चेक करता हूँ, 12, 56 और बिगेस्ट में 90, तो ये देखिए 90 आ गया। तो इस तरह से आप चाहें तो फिर आप लोएस्ट इंटीजर का भी इसी ढंग से निकाल सकते हैं। लेकिन जो बेसिक आइडिया है यहाँ पे, ये बेसिक आइडिया जो आपका है इफ का, वो यही है जिसमें आपको ये चीज़ देखना है कि इफ स्टेटमेंट का जो अलग अलग सिंटैक्स है, ये जो मैंने टाइप लिखा है, आप इसको सिंटैक्स भी बोल सकते हैं। इस सिंटैक्स को आपको अच्छे से याद रखना होगा कि कौन सा सिंटैक्स है, और लॉजिकली इफ के इन तीनों सिंटैक्स को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करके सीखना होगा, ताकि आप जैसा भी कंडीशन आपको मिले काम करने के दरमियान, जो कि मिलता ही है, तो उस सिंटैक्स के हिसाब से आप ये काम कर सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करना ना भूलें। और जो भी लोग हमारे चैनल से नए नए जुटे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।